हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स पॉलिटिकल का एक नया चैप्टर, जो कि है हमारा पावर शेयरिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। लाइक पावर शेयरिंग क्या होती है, एथनिक कल्चर क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है, किससे मतलब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका पावर शेयरिंग 10th क्लास का है, ठीक है। 10th क्लास सिविक्स पॉलिटिकल का ये फर्स्ट चैप्टर है, जो कि हम इसको करने वाले हैं। इसमें हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, किसने बहुत अच्छे से अपनी कंट्री को कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चलाया और किसने बहुत अच्छे से नहीं चलाया, किसमें क्या प्रॉब्लम है या अकोमोडेशन क्या है, डाइवर्सिटी अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए या स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करें अपना फर्स्ट चैप्टर सिविक्स पावर शेयरिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इस मैप को देखिए। ये एक वर्ल्ड मैप है। हम इस चैप्टर में श्रीलंका और बेसिकली बेल्जियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें मैं स्टार्टिंग में ही नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे एक टॉपिक क्लियर होगा उस टॉपिक के बारे में तभी मैं आपको चीजें क्लियर करती हुई चलूंगी। अब भी सिर्फ अपने माइंड में ये रख लीजिए, देखिए इतना बड़ा मैप है, इस मैप में एक छोटी सी कंट्री है जो कि ये है। आपको दिखेगी नहीं, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। एक छोटी सी कंट्री है, ये रही बेल्जियम। जितना बड़ा मैंने सर्कल किया है उससे भी छोटी कंट्री है, ठीक है, बेल्जियम। और ये ग्रीन कलर का जो इसके वेस्ट में दिख रहा है ये फ्रांस है, और जो इसके ऊपर की साइड में है ये नीदरलैंड, एंड जो इसके ईस्टर्न साइड में है ये है जर्मनी। फ्रांस भी एक बड़ी कंट्री है, जर्मनी भी एक बड़ी कंट्री है, और इसके ऊपर नीदरलैंड है। नीदरलैंड भी छोटी सी है, नीदरलैंड ज्यादा बड़ा नहीं है, बट बेल्जियम बहुत छोटा सा है। और दूसरी हम कंट्री जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है हमारी श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में तो मोस्ट ऑफ द पीपल पता ही होगा, ठीक है, जो इंडिया के साउथ में है और इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं हम अपने बेल्जियम से। सबसे पहले बेल्जियम का टॉपिक पढ़ने से पहले एक टॉपिक क्लियर करेंगे, पावर शेयरिंग। व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाट इज मेजॉरिटी, व्हाट इज माइनॉरिटी, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। पावर शेयरिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। अभी इसको यही छोड़ दो, इस टॉपिक को हम बाद में क्लियर करेंगे, ओके। या मैं थोड़ा सा ऊपर से भी बता देती हूँ, बाकी डीपली मैं इसको बाद में बताऊंगी जब हम दोनों स्टोरीज को पढ़ लेंगे तब। पावर शेयरिंग कहता है इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल, एनी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट डू नॉट ओन ऑल पावर। कभी सोचो किसी भी कंट्री में अगर सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में हो, उस कंडीशन में वो कंट्री पे कैसे रूल करेगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे। अगर सारी की सारी पावर किसी भी कंट्री में किसी एक पर्सन को दे दी जाए तो कंट्री को रूल कैसे करेगा, इसका आंसर आप दोगे। और उसी आंसर में इसका आंसर मिलेगा जो मैं आपको चैप्टर के बाद में बताऊंगी। सेकेंड है हमारा पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर्स होते हैं, और जुडिशरी कोर्ट सिस्टम इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। ये पूरे सिस्टम से हमारी डेमोक्रेसी चलती है, इसको भी मैं बाद में बताऊंगी, अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, सस्पेंस सारा खत्म हो जाएगा। अगर उस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैंने आपको ये चीजें बता दी तो आधा सस्पेंस यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को चैप्टर को नहीं, इस टॉपिक को दोनों स्टोरी के बाद में पढ़ेंगे, ओके। चलिए फास्ट स्टार्ट करते हैं।
लेट्स स्टार्ट विथ टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहली स्टोरी क्या है हमारी? श्रीलंका। एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम बेल्जियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेल्जियम एक बहुत ही छोटी कंट्री है। अगर इंडिया में कंपेयर किया जाए तो इंडिया के हरियाणा से भी छोटी ही होगी, हरियाणा से भी छोटी कंट्री है। देखो, बेल्जियम वॉज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद 1 करोड़ पॉपुलेशन। बेल्जियम हरियाणा से भी छोटी कंट्री, इंडिया का हरियाणा, और उससे भी छोटी क्या है? उससे भी छोटा बेल्जियम है। अब सोचो, इतना छोटा एक कंट्री बन गई है और उसकी टोटल पॉपुलेशन देखें, बेल्जियम से भी छोटी दिल्ली है, बट दिल्ली से भी कम पॉपुलेशन किसकी है? बेल्जियम की। दिल्ली की तो फिर भी 2 करोड़ को पार करके 3 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है, और बेल्जियम की तो 1 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन है। वैसे अब तो बढ़ी गई होगी, ठीक है, विद 1 करोड़ पॉपुलेशन, छोटी सी कंट्री। बेल्जियम हैज कॉम्प्लेक्स क्लासिकल कंपोजिशन आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। बेल्जियम में देखें तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स हैं जिसमें कंपोजिशन पाए जाते हैं, रैसिकल कंपोजिशन, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक बेस, किस रीजन में किस लैंग्वेज के लोग रहते हैं, इन चीजों को देखने वाले हैं। वहां पर एक है आपका 59% फ्लैमिश पीपल है जो कि क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। 14% वॉलोनिया पीपल हैं, वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और 1% बेल्जियम पीपल हैं जो कि जर्मन स्पीक करते हैं। यहां पर देखें, इस वाले पार्ट में फ्रेंच है आपका, ये जर्मन, और ऊपर नीदरलैंड है। येलो पार्ट जो कि आप देख रहे हो ना, ये येलो वाला पूरा का पूरा पार्ट, इसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच स्पीकिंग। और रेड वाला पार्ट पूरा वॉलोनिया रीजन, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो जिसमें ये येलो कलर की लाइंस हैं, ये वाला, ये पूरा जर्मन स्पीकिंग है। एक कंट्री, सिंगल एक कंट्री है, 3 स्पीकर्स के लोग हैं, वहां पर 3 लैंग्वेज ही बोली जा रही हैं। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक एरिया में 3 लैंग्वेज बोली जा रही है, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। अब क्या चीजें स्टेबल होंगी? मे बी, देखते हैं होंगी या नहीं होंगी। और यहाँ पर स्पीकिंग की जो मेजॉरिटी है वो भी देखो, 59% जो पीपल्स हैं फ्लैमिश रीजन के, वो क्या बोल रहे हैं? डच स्पीकिंग, ठीक है, डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। 40% पीपल वॉलोनिया रीजन के ये फ्रेंच बोल रहे हैं। सिर्फ 1% ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं? जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मतलब इन दोनों को देखें तो मेजॉरिटी में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? कौन सी? बताइए बताइए बताइए। डच लैंग्वेज। डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो दोनों लैंग्वेज बोली जा रही है, एक डच है और एक फ्रेंच है, तो अगर कंट्री में लीडर बनना चाहिए तो किसका बनना चाहिए? फ्रेंच का या फिर डच स्पीकर का? सब लोग बोलोगे मैम डच स्पीकर का बनना चाहिए, क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल है उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। बट यही कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। वो क्या ट्विस्ट है? चलिए देखते हैं। वो ट्विस्ट ये है जिसमें स्टार्ट होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा और जो ट्विस्ट है वो भी हमें यही देखने को मिलेगा। इन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स 80% स्पीकिंग फ्रेंच, फोकस करना, 80% स्पीकिंग फ्रेंच while 20% स्पीकिंग डच। अब वहां की मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, ये है कैपिटल। किसकी कैपिटल? बताइए बताइए। बेल्जियम की कैपिटल। अब यहां पर चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। यहां पर है फ्रेंच स्पीकर कितने हैं?
80%। डच स्पीकर है 20%। ये बात किसकी हो रही है? कैपिटल की। और यही चीज अगर हम देखें डच स्पीकिंग 59% और फ्रेंच स्पीकिंग है 40%। और यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात हो रही है कंट्री की। देखो, जो लैंग्वेज कंट्री में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, और जो लैंग्वेज कंट्री में माइनॉरिटी में है वो लैंग्वेज कैपिटल में मेजॉरिटी में है। अगर हम मेजॉरिटी कंट्री में देखकर लीडर बना देते हैं डच स्पीकर, तो कैपिटल की वजह से चीजें बिल्कुल अपोजिट मूव कर जाएंगी, क्योंकि कैपिटल में क्या है? मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग। अब वो अपनी गवर्नमेंट वहां नहीं बनने देंगे, कहेंगे नहीं भाई हम क्यों बनने दें, आपने कंट्री में अपना बनाया तो यहाँ तो हमारी मेजॉरिटी, हम तो नहीं बनने दे रहे उनकी गवर्नमेंट। अब यहाँ पे केस फंस जाता है। अब क्या करना चाहिए? और चीजें देख लो। दिस वॉज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. अब यहाँ the tension between the two communities was more acute in Brussels. जो डच स्पीकिंग पीपल है ना वो थोड़े से नॉर्मल है या फिर कहें पुअर है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग है ना पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी इन लोगों ने हैंडल कर रखी है। अब अगर इकोनॉमी फ्रेंच स्पीकर्स ने हैंडल कर रखी है और लीडर डच स्पीकर का बना, तो पूरी इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। अब डाउन चलेगी तो पूरी कंट्री बर्बादी की कंडीशन में आ जाएगी। तो ऐसे तो हम बना नहीं सकते ना कि फ्रेंच स्पीकर को बना दो। अगर फ्रेंच स्पीकर को बना दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी में तो डच स्पीकर है। और फ्रेंच को बना दिया, वो इकोनॉमी में वैसे ही रिच पर्सन हायर क्लास है, पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आप बताओ, मैं क्यों बताऊं? बताइए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? इसका लीडर बने या इसका बने, इसका बने या इसका बने, किसका लीडर बनना चाहिए? ये तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन आ गई। इनमें बहुत टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चलो इनके कॉन्फ्लिक्ट चलने देते हैं, हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये अभी इसी का है, चलिए इसको पढ़ते हैं। माइनर एंड रिच फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर हेटेड डच स्पीकिंग पीपल। अब यहाँ पे इन्होंने देखो साफ बोल दिया, जो रिच फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो डच से क्या करते हैं? हेट करते हैं। तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि डच स्पीकर उनके ऊपर रूल करें? वो मेजॉरिटी में है। अगर कंट्री में मेजॉरिटी वाले को लीडर बनाते हैं तो वो पूरी कैपिटल को गिरा देंगे। इवन कैपिटल तो छोड़ो, वो पूरी कंट्री को डाउनग्रेड कर देंगे, उसकी इकोनॉमी प्रॉपर खत्म कर देंगे, क्योंकि रिच तो फ्रेंच स्पीकर है वहां पर। दिस हेटर लेड टू क्लैश बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन 1950s एंड 1960। 1950 से 60 के बीच इन दोनों फ्रेंच स्पीकर एंड डच स्पीकर के बीच में क्लासेस चले थे, कॉन्फ्लिक्ट्स चले थे। रिड्यूस 60 के बाद में हुए थे। डच स्पीकिंग फॉर मेजॉरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन ब्रसेल्स। मेजॉरिटी कंट्री में तो है बट कैपिटल में वो माइनॉरिटी में है। अब ये ही तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में। सॉल्यूशन मिलेगा, देखते हैं आगे। जब तक हम थोड़ी सी स्टडी श्रीलंका की करते हैं, इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलने देते हैं, चलने दो, ठीक है। अब यहां पे बात आती है किसकी? श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या चीजें हैं? वहां पर 59% क्या थी? मेजॉरिटी किसकी थी? डच स्पीकर की। और फ्रेंच की 40% थी। मतलब अगर डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा सा ही डिफरेंस था 59 और 40 में। और 1% जर्मन है, वो तो बेचारे किसी भी कोने में एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत ही माइनॉरिटी में है। अब यहाँ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन साउथ एशिया विद 2 करोड़ पॉपुलेशन। इसकी भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। और ये इंडिया के साउथ में एक कंट्री है। कंट्री, हाँ एक कंट्री है जो कि एक आइलैंड है।
श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन एंड विच, श्रीलंका में भी सेम बेल्जियम की तरह ही डाइवर्सिटी है, यहाँ भी लैंग्वेज को लेकर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब देखते हैं कौन सी, अब हमारे पास दो स्टोरी है, बेल्जियम और श्रीलंका। अब देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट या फिर कौन सी कंट्री बहुत अच्छे से अपनी कंट्री को हैंडल करती है, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है, और जल्दी कौन करता है। ठीक है, 74 आर सिंहाला स्पीकर्स एंड 18 आर तमिल स्पीकर्स आउट ऑफ विच, देखो यहाँ पर क्या है 74, वहां तो सिर्फ 59 था, उसके बाद इतने कॉन्फ्लिक्ट होते, यहाँ तो 74 है, ये तो अपने आगे टिकने भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी वहां से भी डबल है, वहां से 59 थी, यहाँ 74, बहुत ही कम है। और तमिल स्पीकर से वो सिर्फ कितने हैं 18%। अब यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, जिसकी मेजोरिटी वही लीडर बनेगा, क्योंकि ये तो इनकी तो गिनती ही नहीं है, जब उसमें नहीं काउंट किए जा रहे। बेल्जियम में वहां तो फिर भी 59% था, यहाँ तो 70, मतलब प्रॉपर चांस ही नहीं है। अब ये जो 18% है, क्या ये पूरे तमिल स्पीकर, इसमें भी जो 13 है वो तो श्रीलंकान तमिल है, और जो 5 है ये इंडियन तमिल है। अब ये इंडियन तमिल वहां पहुंचे कैसे, और श्रीलंकान तमिल, श्रीलंका में तमिल कैसे बोली जा रही है, बताइए बताइए, ये क्या रीजन है कि श्रीलंका में भी तमिल बोली जा रही है और इंडियन तमिल्स भी है, दोनों में मतलब क्या कंफ्यूजन, क्या चीजें हैं ये। तो चलिए इसको भी मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम ये वाला लेंगे, देखो ये बेल्जियम का मैप है, ये जो बेल्जियम का ये वाला पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट, साउथ वेस्टर्न, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग ये इसलिए इस रेड वाले पोर्शन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच। ये वोलोनिया रीजन है, यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। इस साइड जर्मनी है तो यहाँ जर्मनी, इस वाले ऊपर नीदरलैंड है, इसलिए यहाँ पर डच लैंग्वेज बोली जाती है। और 1% बचे हैं वो वहां पर खिचड़ी है, जो ये वाला पार्ट हो गया नीचे, यहाँ पर सारी लैंग्वेज की खिचड़ी पाई जाती है, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, मिक्सअप है। अब देखो यहाँ पर फ्रेंच पास में है, इसलिए इस रीजन में क्या बोली जा रही है, फ्रेंच। जो भी कंट्री, जो भी एरिया किसी दूसरे एरिया के टच में होता है ना, तो वहां पर उस लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। यहाँ फ्रेंच, ये बेल्जियम, दोनों एक साथ बॉर्डर पे क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए इस लैंग्वेज का इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। और सेम ऐसे ही जर्मनी 1% क्यों बोली जा रही है, क्योंकि जर्मनी और बेल्जियम ये भी पास में पड़ रहे हैं, इसलिए जर्मनी का जो इफेक्ट है वो बेल्जियम में आ रहा है। इसलिए 1% कौन से पीपल हैं, जर्मन। और सेम नीदरलैंड का भी ऐसे ही है। और यहाँ पर जो ये श्रीलंका की स्टोरी है, श्रीलंका की स्टोरी में भी सेम है। देखो तमिलनाडु के नीचे ही क्या पड़ता है, जाफना। जाफना ये वाला जो एरिया है ये जस्ट तमिलनाडु के नीचे आता है, और ऊपर इंडिया का तमिलनाडु। इसलिए जो इंडिया का ये वाला आप रेड वाला पोर्शन देख रहे हो श्रीलंका का, ये पूरा रेड वाला पोर्शन, यहाँ पर ही श्रीलंकान तमिल है ये, ठीक है, ये सारे तमिल्स हैं। ये जो आप डार्क रेड देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये इंडियन तमिल है, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये श्रीलंकान तमिल है। जो ऑरेंज कलर का है वो श्रीलंकान तमिल है, और जो ये रेड में है ये इंडियन तमिल है, क्योंकि वो इंडिया से टच में है, इसलिए यहाँ पर भी तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। चलो अब आप ये बोलोगे मैम ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि इंडिया के टच में है इसलिए तमिल लैंग्वेज बोली जा रही है, बट ये इतने नीचे साउथ में जाकर इंडियन तमिल, ये कुछ नहीं समझ आया। तो चलिए आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसलिए श्रीलंका के इंडिपेंडेंट मिलने से पहले जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था, इंडिया पर क्या श्रीलंका पर भी ब्रिटिशर्स का रूल था, तो प्लांटेशन वर्कर के लिए जब प्लांटेशन की जाती थी तो प्लांटेशन के लिए वर्कर की भी तो जरूरत होगी। तो श्रीलंका में प्लांटेशन का काम चल रहा था, उस प्लांटेशन वर्क के लिए लोगों को इंडिया से कहाँ ले जाया गया, इंडिया से लोगों को श्रीलंका ले जाया गया। अब यहाँ से जिन लोगों को श्रीलंका ले जाया गया, अब एक बात बताओ, वो क्या स्विम करके आएंगे वापसी? और वैसे जनरली उन्हें कुछ आने नहीं देगा, खुद वो भागकर आ नहीं सकते, क्योंकि लैंड रूट तो था नहीं कि वो भाग भाग कर आ जाएंगे। सी रूट है, और सी रूट में
वैसे ही दूर से भी कोई देख लेगा अगर कोई जा रहा होगा भाग के छुप कर, इसलिए वहां से वापस आना इम्पॉसिबल सा था। तो कुछ लोग वहां थे के जो इंडिया से गए थे वो वहां के वही के होके रह गए, अब वापस तो आ नहीं पाए। तो उनकी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन थी वो कहाँ के अब नेटिव हो गए थे, वो इंडियन तमिल थे, तो इंडिया के ही तमिल, उनके जो एंसेस्टर थे वो इंडियन ही थे। बट अब जो नेक्स्ट टू उनकी जनरेशन आई वो कहाँ की हो गई, वो हो गई आपके श्रीलंका की। अब वो श्रीलंका की हो गई, इसलिए उन लोगों को इंडियन तमिल्स बोला जाता है। अब जो वहां के श्रीलंका के लोग हैं अब वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वो साफ बोल रहे हैं कि ये हमारे यहाँ के सिटीजन्स नहीं है, इनको इंडिया चले जाना चाहिए। बट इंडिया वाले उनको क्यों बुलाएंगे, कितना टाइम हो गया उनको वहां रहते हुए, सिटीजनशिप उनको वहां की मिली है, सारी चीजें वो उनके वहां की हैं, तो इंडिया में आने का तो उनको कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पहले वो वहां पर जा चुके हैं और वहां की उनके पास में सिटीजनशिप भी है। तो इसीलिए वहां पर दो लैंग्वेज है और इन्हीं दोनों लैंग्वेज के ऊपर दोनों के बीच में क्या चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। देखो टोटल अगर तमिल स्पीकर्स देखें तो ये 18% है और उसमें जो 13% है वो श्रीलंकान तमिल है और 5% इंडियन तमिल है, मतलब इंडियन जो तमिल है वो कम है। मेजोरिटी वहां पर किस तमिल की है, श्रीलंकान तमिल की। और अगर पूरे कंट्री में मेजोरिटी देखें तो सिन्हाला की है। तो गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए, सिन्हाला की बननी चाहिए। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री वर कॉल्ड श्रीलंकान तमिल्स। जो तमिल नेटिव है उनको श्रीलंका के तमिल बोला जाता है, जो कि 13% है, वो वहीं के रहने वाले हैं। द रेस्ट हुज forefather came from India as plantation worker during colonial period were called Indian Tamil। देखो यहाँ पर वही बात बताया गया है, जिनके forefather इंडियंस थे, जिनको इंडिया से प्लांटेशन एज अ प्लांटेशन वर्कर ले जाया गया था श्रीलंका में, उनको इंडियन तमिल बोला जाता है। किस पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में। उनके फोरफादर इंडियंस थे बट वो श्रीलंकन है, ठीक है। श्रीलंका तमिल आर मोर इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ कंट्रीज रिलीजियस कंपोजिशन। यहाँ पर रिलीजियस कंपोजिशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखो इन्होंने क्या बताया है कि नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ कंट्री, ये कंट्री है श्रीलंका की, ये नॉर्थ पार्ट हो गया पूरा, ये देखिए पूरा नॉर्थ पार्ट ये श्रीलंका है और ये पूरा ईस्टर्न पार्ट ये श्रीलंका के तमिल है। मतलब पूरा नॉर्थ और ईस्ट पार्ट इन्होंने पूरा कवर कर रखा, किसने, श्रीलंका के तमिल ने। अब यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर कंपोजिशन में ये देखने को मिलती है, मोर सिन्हालास आर बुद्धिस्ट वाइल्ड तमिल्स और हिंदूज और मुस्लिम्स, अबाउट 7% क्रिश्चियंस आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालास। देखो मोस्ट ऑफ दी जो सिन्हाला हैं वो बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करने वाले हैं, वो बुद्धिस्ट कल्चर को मानते हैं और वो सारे के सारे कौन है, वो बुद्धिस्ट है जितने भी सिन्हाला हैं। बट जो तमिल्स है, श्रीलंकान तमिल एंड इंडियन तमिल्स, वो दोनों ही क्या है, हिंदूज भी हैं और मुस्लिम भी है। जो तमिल्स है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। अब यहाँ पर 7% की बात हो रही है किसकी, क्रिश्चियंस। श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो तमिल्स भी बोलते हैं और सिंहली भी बोलते हैं। सिंहली, ये दो लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल एंड सिंहली। सिंहली सिन्हाला बोलते हैं और तमिल तमिल लोग बोलते हैं। अब देखिए 74% सिन्हाला स्पीकर्स है, सिंहली जो बोलते हैं, और 18% कौन बोलते हैं, तमिल। 80% तमिल बोली जाती है और 74% सिन्हाला। अब ये टोटल देखो कितना होता है, 92। 100% तो हुआ ही नहीं अभी। अब इस 100% में 7% कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, 7% बोली जा रही है आपकी क्रिश्चियन, और ये क्रिश्चियंस वो हैं जो सारी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये टोटल हो गया 19। अभी 1% तो अभी भी रह गया। अब ये 1% कौन सा स्पीकर है,
1% ये वो स्पीकर हैं जो मिक्सअप बोलते हैं, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जिनकी अपनी ही एक अलग लैंग्वेज है, जो कि माइनॉरिटी में, बिल्कुल ज्यादा माइनॉरिटी में है, ठीक है। 1% में वो सारे के सारे एरिया कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो 3 टाइप के लोग हैं। फर्स्ट है जो सिन्हाला है, सिंहली लैंग्वेज बोलते हैं। सेकंड तमिल्स है, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और थर्ड क्रिश्चियंस है, जो तमिल और सिंहली दोनों ही लैंग्वेज को यूज करते हैं। बची 1%, वो 1% वो लैंग्वेज वाले लोग हैं जो सारी लैंग्वेजों को बोलते हैं या उनकी अपनी खुद की ट्राइबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये स्पीकर। अब मुझे आप इसमें ये बताइए कि बेल्जियम में भी सेम, देखो टॉपिक सेम फिनिश हुआ है। बेल्जियम में भी एथनिक कंपोजिशन है लैंग्वेज को लेकर, वहां पर भी डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग में लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पर भी सिन्हाला और तमिल को लेके प्रॉब्लम क्रिएट है। अब बताइए दोनों में मुझे आप ये बताइए कि लीडर जो बनना चाहिए वो किस लैंग्वेज का बनना चाहिए। क्या फ्रेंच का लीडर बनना चाहिए या डच का? श्रीलंका में किस लैंग्वेज का लीडर बनना चाहिए? सिन्हाला या तमिल? अगर हम किसी भी एक लैंग्वेज के लीडर को बनाते हैं, अगर हम ये कोशिश करते हैं कि हम मेजॉरिटी वाले को लीडर बना दें, तो क्या दूसरे लैंग्वेज वाले लीडर के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव किया जा रहा है? बेशक वो माइनॉरिटी में है, बट लैंग्वेज की रिस्पेक्ट तो उनकी भी उतनी है। आप अपनी लैंग्वेज की जितनी रिस्पेक्ट करते हो, सेम दूसरे की लैंग्वेज की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम मेजॉरिटी वाले को बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सामने वाले की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेम एक मैं छोटी स्टोरी आपको एक और बताती हूँ जिसमें सेम यही है। इंडिया में कितने स्पीकर्स हैं, कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? अब आप बोलोगे मैम इंडिया की तो बातें मत करो, इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। अब प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो इंडिया की भी सेम प्रॉब्लम है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल एक लैंग्वेज तमिल भी है, पंजाबी। इंडिया में तो कितनी सारी लैंग्वेज है। अब इंडिया में भी क्या, यहाँ तो प्रॉपर मेजॉरिटी भी नहीं है। हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, तो हिंदी इंडिया में पूरा इंडिया बोलता कहाँ है? साउथ नहीं बोलता, नॉर्थ थोड़ा बहुत बोलता है, बाकी उनकी भी अपनी है। वेस्टर्न राजस्थान में भी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, ईस्टर्न की अपनी लैंग्वेज है। पूरे इंडिया में ये बताओ हिंदी बोलता कौन है? पूरे इंडिया में हिंदी कोई नहीं बोल रहा। तो हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज अनाउंस करना क्या सही है? अगर हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो क्या जो अदर लैंग्वेज वाले लोग हैं उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए? नहीं। मैंने अब आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हैं। अब तीनों का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि क्या हिंदी नेशनल बनेगी या लीडर बनेगा तो हिंदी स्पीकर लीडर बनेगा। बेल्जियम में किस लैंग्वेज के लोगों को लीडर बनाना चाहिए एंड श्रीलंका में किस लैंग्वेज के लोगों को लीडर बनाना चाहिए। इसको इस वीडियो को मैं यही फिनिश करती हूँ। आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे और बाकी सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ किस लैंग्वेज का लीडर बनेगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।